नमस्कार। हाल फिलहाल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जयशंकर गुप्त। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो पिछले कई दशकों से भारतीय राजनीति और हमारे संसदीय लोकतंत्र को डसे जा रहा है। हम बात कर रहे हैं राजनीति के तेजी से हो रहे अपराधीकरण की। बार बार की चेतावनियों और घोषणाओं के बेअसर रहने के बाद अभी एक बार फिर हमारी सर्वोच्च अदालत ने राजनीति के अपराधीकरण या कहें अपराध के राजनीतिकरण पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट की नज़र में राजनीतिक व्यवस्था के अपराधीकरण का खतरा बढ़ते जा रहा है। राजनीतिक व्यवस्था की शुद्धता के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को कानून निर्माता बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये हम नहीं कर रहे, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। वाकई हाल के दशकों में भारतीय राजनीति और हमारी चुनाव प्रणाली में जाति, धर्म, धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल बढ़ा है। यह हमारी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक अशुभ संकेत है। सबसे अधिक चिंता इस बात की है कि कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो यह किसी भी राजनीतिक दल और आम जनता के लिए भी विशेष चिंता का विषय नहीं रह गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाने वाले भारत में चुनाव सुधारों की बात लंबे समय से होती रही है, लेकिन आज तक राजनीति के अपराधीकरण पर रोक नहीं लग सकी है। भारतीय स्वतंत्रता का 75वां दिवस मनाते समय क्या यह हमारी सामूहिक चिंता का विषय नहीं होना चाहिए कि 17वीं लोकसभा के तकरीबन 29% सांसदों पर गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। नेशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार जहां वर्ष 2009 में गंभीर आपराधिक मामलों वाले सांसदों की संख्या 76 थी, 2019 में यही संख्या बढ़कर 159 हो गई है। इस तरह से देखें तो 2009 और 2019 के बीच गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या में 109% का इजाफा हुआ है। गंभीर आपराधिक मामलों में बलात्कार, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के विरुद्ध अपराध आदि को शामिल किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद बहुत उम्मीद बढ़ी थी कि अब राजनीति अपराधियों से मुक्त हो जाएगी। उनके नेतृत्व में भाजपा ने 2014 में लोकसभा चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में अपराधियों को राजनीति से बाहर करने के लिए कटिबद्धता जाहिर की थी। मोदी जी ने खुद राजस्थान में अपने चुनावी भाषण में कहा था कि अपराधियों को राजनीति में घुसने से रोकने के लिए उनके पास ठोस इलाज है और उन्होंने भारतीय राजनीति को साफ करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने तब कहा था कि मैं यकीन से कहता हूं कि हमारे शासन के 5 सालों बाद राजनीतिक व्यवस्था साफ सुथरी हो जाएगी और बिना किसी भेदभाव के अपराधी जेल में होंगे। मैं इस मामले में अपनी पार्टी के दोषियों को भी सजा दिलाने से नहीं हिचकूंगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद में अपने पहले भाषण में भी उन्होंने चुनावी प्रक्रिया से आपराधिक छवि के जनप्रतिनिधियों को हटाने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार ऐसे नेताओं के खिलाफ मुकदमों को तेजी से निपटारे की प्रक्रिया बनाएगी। हुआ क्या, इसे भी देख लें। 2014 के चुनाव में जीते भाजपा के 282 सांसदों में से 35% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें से 22% के खिलाफ तो बहुत ही गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज थे। यही नहीं, मोदी जी की जो मंत्रिपरिषद बनी पहली, उसमें भी 18% यानी 14 मंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। 14 दिसंबर 2017 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर बताया था कि उस समय 1581 सांसद और विधायकों पर करीब 13,500 आपराधिक मामले लंबित हैं और इन मामलों के निपटारे के लिए 12 विशेष अदालतों का गठन करेगी सरकार। इसके बाद 12 मार्च 2018 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को फिर बताया कि देश के 1765 सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। जाहिर सी बात है कि भाजपा और मोदी जी ने भी राजनीति को अपराध मुक्त करने का जो वादा किया था वह उनके सत्ता संभालने के 7.25 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ। इस दौरान उनकी पार्टी के कई सांसदों, मंत्रियों और विधायकों पर भी कई अपराध कर्म में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे, लेकिन उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की बात तो दूर है। उन्होंने सामान्य नैतिकता के आधार पर किसी का इस्तीफा तक नहीं लिया। यह सच है कि राजनीति में अपराधीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसे रोकने के लिए कोई भी राजनीतिक दल ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी और आदेशों से सिर्फ सरकार नहीं बल्कि हमारी पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर भी करारा तमाचा जड़ा है। उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं करने को अदालत के आदेश की अवमानना मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा और कांग्रेस समेत 8 राजनीतिक दलों पर 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इन सभी दलों ने बिहार विधानसभा के चुनाव के समय अपने उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड सार्वजनिक करने के अदालती आदेश का पालन नहीं किया था। आर्थिक जुर्माना लगाने के साथ ही
उन्हें सख्त निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को चयन के 48 घंटों के भीतर अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि को अपने वेबसाइट पर सार्वजनिक करना होगा। उम्मीदवारों के चयन के 72 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भी सौंपनी होगी। चुनाव आयोग से भी इन सब बातों पर निगरानी के लिए एक अलग प्रकोष्ठ बनाने के लिए भी कहा गया। यह प्रकोष्ठ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन पर निगरानी रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक और मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि सरकारें अब आपराधिक मामलों का सामना कर रहे नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों को हाईकोर्ट की अनुमति के बिना वापस नहीं ले सकेगी। आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों को हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से रोकने के लिए अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2020 के बाद सांसदों विधायकों के वापस लिए मुकदमों को दोबारा खोलने का आदेश भी दे दिया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा कदम एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया की रिपोर्ट के मद्देनज़र उठाया है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी बीजेपी विधायकों तथा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ लंबित 76 मामले वापस लेना चाहती है। इसी तरह कर्नाटक सरकार भी अपने विधायकों के खिलाफ 61 मामलों को वापस लेना चाहती है। उत्तराखंड और महाराष्ट्र सरकार भी इसी तरह के केस वापस लेना चाहती हैं। इससे पहले भी राज्य सरकारें अपने करीबी नेताओं पर चल रहे आपराधिक मुकदमों को जनहित के नाम पर वापस लेती रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर चल रहे मुकदमों को वापस लेने के साथ ही भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर चल रहे बलात्कार के मामले को वापस ले लिया था। योगी जी पर कुछ और मुकदमे थे, बलात्कार का मामला नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों के बाद कहा जा सकता है कि आपराधिक छवि के नेताओं के लिए चुनाव लड़ने और राजनीतिक दलों को उन्हें उम्मीदवार बनाने में अब मुश्किलें होंगी। लेकिन क्या इससे राजनीतिक अपराधीकरण पर भी रोक लग जाएगी? इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए फैसले करता रहा है, टिप्पणियां करते रहा है। 2002 में सभी तरह के चुनाव में उम्मीदवारों को उनकी आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक पृष्ठभूमि की घोषणा को अनिवार्य बनाया गया था। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल से ज़्यादा कारावास की सज़ा पाने वाले सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी थी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों को उनके पद पर बने रहने की अनुमति के खिलाफ फैसला सुनाया था। इसी साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईवीएम में नोटा का बटन जोड़ा गया था, यानी अगर आपको उम्मीदवार पसंद नहीं है तो वहाँ पे आप नोटा का बटन दबाकर सबको खारिज कर सकते हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों से गंभीर अपराध के आरोपों वाले नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने की सिफारिश की थी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों के तेजी से निपटारे के लिए विशेष अदालतों के गठन का आदेश दिया था, लेकिन इनमें से कितनों पर अमल होगा? दरअसल सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। वह राज्य की विधायिका के कार्यों पर सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दागी नेताओं को उम्मीदवार बनाने या उन्हें टिकट नहीं देने का निर्णय राजनीतिक दलों को करना होता है। अगर राजनीतिक दल इस मामले में अपनी ओर से कोई पहल नहीं करें तो सुप्रीम कोर्ट क्या करे? राजनीतिक दलों को एकजुट होकर संसद में गंभीर और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को राजनीति से परे रखने के लिए कड़ा कानून बनाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही कहा है कि संसद से कानून बनाकर ही आपराधिक पृष्ठभूमि के नेताओं को राजनीति में आने से रोका जा सकता है। अभी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 दोषी एवं 2 साल से अधिक सजा प्राप्त राजनेताओं को चुनाव लड़ने से रोकती है, लेकिन ऐसे नेता जिन पर केवल मुकदमे चल रहे हैं वे चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन पर लगे आरोप कितने गंभीर हैं, और एक बार चुनाव जीतने के बाद कुछ एक अपवादों को छोड़कर यही निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने विरुद्ध अदालतों में लंबित आपराधिक मामलों को आसानी से मैनेज भी कर लेते हैं। लेकिन इस मामले में एक व्यावहारिक पेंच भी हो सकती है कि बहुत सारे राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक विरोध, धरना प्रदर्शन और आंदोलन के क्रम में यदाकदा हिंसक घटनाएं भी हो जाती हैं। उसी के अनुरूप उनके विरुद्ध मुकदमे भी दर्ज होते हैं। उनका क्या होगा? इस पर भी हमारी सर्वोच्च अदालत, संसद और अन्य विधायी संस्थाओं को विचार करने की आवश्यकता होगी। आज़ादी के 74 साल बाद भी हमारी राजनीतिक व्यवस्था गंभीर प्रवृत्ति के अपराधियों और राजनीतिक आंदोलनों में निरुद्ध लोगों में फर्क नहीं कर सकी है। राजनीतिक धरना प्रदर्शन और आंदोलन में शामिल लोगों को भी अपराध की धाराओं में ही निरुद्ध किया जाता है। इन्हें अपराध की सामान्य परिभाषा से अलग करने पर विचार करना होगा।
अब देखना यही है कि हमारी सरकार और हमारे राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देशों के अनुरूप इस मामले में कोई ठोस पहल करेंगे कि नहीं करेंगे। सभी दल चुनाव सुधारों की बात तो करते हैं, लेकिन मौका मिलते ही अपनी चुनावी जीत के लिए उन सभी बुराइयों का लाभ लेने में जुट जाते हैं जिनका चुनाव सुधारों के क्रम में निषेध जरूरी है। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि 7.25 साल पहले भाजपा और मोदी जी अपने घोषणा पत्र से लेकर भाषणों में भी राजनीति को अपराध मुक्त करने का जो नारा देते थे, 2019 के लोकसभा चुनाव के समय वे उसे पूरी तरह से भूल गए। मोदी जी के चुनावी भाषणों और भाजपा के घोषणा पत्र से भी राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लगाने की बात गायब हो गई। तो आज हाल फिलहाल में बस इतना ही। आप सभी लोगों को 75वें भारतीय स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे किसी और गूढ़, गंभीर लेकिन ज्वलंत मुद्दों पर अपने बेबाक हाल फिलहाल के साथ। नमस्कार।